अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जवाद। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर के प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल कंप्यूटर साइंस ग्रुप वालों के लिए लाया हूँ मैं। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और फ़िज़िक्स का मैं लाया हूँ गुलशन कॉलेज का प्रीलियम पेपर। अपने साथ हाइलाइटर और कैलकुलेटर वगैरह रख लें ताकि समझ में भी आए कि क्या होने जा रहा है। MCQs कराऊंगा मैं आपको पहले मरहले में और फिर उसके बाद सेक्शन B और C में ऐसे क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स हैं वो, और फिर ये कि इम्पॉर्टेंट थ्योरी सर जवाद की लग रही है तो इंशाल्लाह बोर्ड में भी उम्मीद रखें कि लगेगी। लेफ़्ट पे मैंने आपकी आसानी के लिए चैप्टर्स के नंबर लिख दिए हैं। एक चीज़ बता दूं, ये जो गुलशन कॉलेज का पेपर है थोड़ा सा डिसबैलेंस है, लेकिन एनी हाउ जो इसमें दिमाग खोलने वाली चीज़ें उसको रिवाइज़ कीजिएगा, प्रैक्टिस में लाइएगा। इससे पहले मैं आपको आदमजी DJ कॉलेज, अच्छे दिल्ली कॉलेज वगैरह के पेपर दे चुका हूँ प्रैक्टिस के लिए। ये अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज़ एक्टिंग अलॉन्ग y एक्सिस, वेक्टर के चैप्टर का है ये। अगर y एक्सिस पे कोई चीज़ होगी यानी दीवार पे, तो कॉमन सेंस की बात है कि ज़मीन पे इसका कुछ भी नहीं होगा, यानी ज़मीन पे ज़ीरो होगा, तो इसका कंपोनेंट अलॉन्ग x एक्सिस ज़ीरो। लेकिन अगर कोई एंगल बना देता वो, तो आप उसको f(x) = f cos थीटा और f(y) = f sin थीटा से करते। इसी तरह अगर x एक्सिस का ज़ीरो, x एक्सिस पे कुछ गिवन कर देता तो y का ज़ीरो हो जाता। द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को, इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, अगर आपने इसके मेरे साथ न्यूमेरिकल किए हो बोथ वेक्टर्स। सर कैसे, थोड़ा सा बता दें। इस तरह बेटा कि A क्रॉस B इज इक्वल टू C, याद आया? यानी देखिए राइट हैंड थंब रूल कि ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तो इसके ऊपर प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर जो होता है ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो इससे ये पता चला कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट है वो हमेशा परपेंडिकुलर यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स या प्लेन ऑफ बोथ वेक्टर्स होता है। तीसरे में कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट की ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन है हाफ A क्रॉस B, और ये एक्सट्रैक्ट हुआ है वहाँ से जो हम फिज़िक्स या मैथ्स पढ़ते थे मैट्रिक 9 में कि हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। अच्छा, अगर पैरेललोग्राम बोलेगा तो ये हाफ नहीं आएगा, साइड पे लिख लें। पैरेललोग्राम जो है वो डबल ऑफ ट्राइंगल होता है क्योंकि उसके अंदर दो ट्राइंगल होते हैं, डायगोनल अगर बना दे तो ये ट्वाइस की वजह से 2 कट जाएगा, A क्रॉस B खाली रह जाएगा अगर पैरेललोग्राम का एरिया पूछता। स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस हमेशा हम x एक्सिस पे लेते हैं क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट है। अब वो कह रहे हैं टाइम एक्सिस के पैरेलल है। अब जो समझदार स्टूडेंट मुझसे पहले आंसर करें, अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब इसका v कांस्टेंट हो गया। जब v कांस्टेंट हो गया तो एक्सेलरेशन, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी या स्पीड होती है, तो कांस्टेंट अगर है तो ज़ीरो हो जाएगी उसकी एक्सेलरेशन, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है ज़ीरो एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है बेटा? गुड। द एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच इज़, सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच, एंगुलर स्पीड सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच का मतलब वो होता है जो मिनट वाली सुई होती है। फर्स्ट हैंड जो होगी वो घंटे वाली होगी, सेकंड हैंड जो है वो मिनट वाली, और थर्ड हैंड जो होती है वो सेकंड वाली। तो अब एंगुलर स्पीड एक चक्कर या एक रेवोल्यूशन होता है 2 पाई का, सही है, और पर सेकंड मांगा है तो यानी 60 सेकंड्स हो गए एक मिनट के अंदर, यानी एक, तो अब ये कैंसिल कर दें 2/60, तो पाई/30 एक रेवोल्यूशन 2 पाई का होता है। मैथ्स वालों को पता है, बस मेडिकल वाले लिख लें कि 360 डिग्री को 2 पाई कहा जाता है। द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्किल, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होती थी बेटा v²/r, v होता था r ओमेगा या ओमेगा r, तो ये हो गया ओमेगा² r² अपॉन r, r कट गया। ओमेगा होता था 2
पाई अपॉन टी, तो ये हो गया 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर आर। समझे किस तरह? ओमेगा हो गया थीटा अपॉन टी और थीटा हो गया 2 पाई, तो उस पर स्क्वायर लगा, वह स्क्वायर करें दोनों चीज़ों का, तो ये आ गया जनाब 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी। ख्याल रखिएगा ऑप्शन अब ए बी सी डी नहीं है, स्टेरिक वाले ऑप्शन आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने होंगे। वैसे तो आप लोग जो है केमिस्ट्री का दे के आ गए, आपको पता ही है कि वही लिखने हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि एक बॉडी है जो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल में घूम रही है। सरकमफ्रेंस होता है ये जो अलोंग द सर्किल होता है। 2 कंप्लीट रेवोल्यूशंस, 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब तो ये है कि जहाँ से चली वहीं पे आ गई 1 रेवोल्यूशन, फिर वहीं से चली वहीं पे आ गई 2 रेवोल्यूशंस। तो वो कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू कवर्ड पाथ, ये तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। फिजिक्स ये कहती है कि यू शुड डिस्प्लेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब ये इसी पॉइंट से इसी पॉइंट पे वापस आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गई, तो 0 अपॉन 4 पाई, क्योंकि 2 चक्कर में 4 पाई, तो ये 0 अपॉन एनीथिंग 0 ही रहेगा। समझ में आया? मज़ेदार MCQ है ये। द मास ऑफ अ मैन इज़ 60 kg एट अर्थ। ज़मीन पे एक बंदा 60 किलो का है। अच्छा, ये बता दूं ये ओल्ड कोर्स का है, करना है तो कर लें। मास जो है कांस्टेंट एवरीवेयर रहता है, तो ये वाला ऑप्शन आएगा, लेकिन ये अब आ नहीं सकती MCQs क्योंकि नई बुक से ग्रेविटेशन का चैप्टर ख़त्म कर दिया गया। बस साइड पे लिखना है तो लिख लें कि मास रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ, वेट जो है वो वेरिएबल क्वांटिटी है। अच्छा, यहाँ से अब बुक किए हैं MCQs। अब ये मुझे नहीं पता कि गुलशन कॉलेज वालों ने क्या किया। ऊपर वाली जो है अगर आप देखेंगे ना, ये 15-20 ईयर्स में से हैं, यानी जो पुरानी बुक थी और नई बुक थी उसकी मुश्तरका। लेकिन ये अब ये नीचे वाली सारी एक्सरसाइज की हैं, जल्दी जल्दी कर लें। इन वैक्यूम एन ऑब्जेक्ट हैज़ नो बायोंड फोर्स, वैक्यूम में उछाल ही नहीं होगा। खला में जाके देखें। पेंडुलम जो है वो झूल रहा है, तो बताएं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होगी। तो अब अगर आपने पेंडुलम यानी कोई झूला देखा हो, तो उसकी एक्सट्रीम जो पोजीशन होती है ना, उस पर इसकी पोटेंशियल मैक्सिमम होती है, और जब वो झूला या पेंडुलम यहाँ से गुजरता है अपनी मीन पोजीशन से, तो इस मीन पोजीशन पे उसकी काइनेटिक मैक्सिमम होती है, तभी वो लोग चीखते हैं जब झूला मीन पोजीशन से गुजरता है। तो यहाँ उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, तो वो एक्सट्रीम पोजीशन पर हो जाएगी। और ये जो है ना, एट एनी पोजीशन अलोंग द पाथ, उस पर बोथ पार्शली काइनेटिक पार्शली पोटेंशियल होती है। फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क है भाई, ये तो टर्निंग इफेक्ट इज टॉर्क, सिंपल थ्योरी थी ये तो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी हाफ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हाफ हो जाए अपने मैक्सिमम का। तो अगर आपको पता हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E cos थीटा, इसका अंदर जब cos थीटा हाफ होगा तो फ्लक्स हाफ हो जाएगा। अब आपको बस ये पता हो कि cos थीटा हाफ कब होता है, cos थीटा cos 60 पे हाफ होता है, क्योंकि cos 60 इज़ 1/2। तो इसका मतलब हो गया उन्होंने जो पूछा उसका एंगल 60 डिग्री पर होगा। कैलकुलेटर से निकाल लें, cos 60 इज़ हाफ, sin 30 हाफ होता है। इन द न्यूटन रिंग द सेंट्रल स्पॉट इज़ ऑलवेज डार्क, न्यूटन रिंग का सेंट्रल स्पॉट हमेशा डार्क होता है। द टाइम कांस्टेंट, ये तो बुक की है, टाइम कांस्टेंट का तरीका होता है ये T इज़ इक्वल टू RC। R को ये वाला जो R है इसको ओम बना ले, 10 × 10⁻³ क्योंकि किलो में दिया हुआ है, और माइक्रो को ये C दिया हुआ है, इसको 10 × 10⁻⁻⁶, माइक्रो मतलब -6 होता है, ये बना लें, और इसको ये ओम बना लें। अब दोनों को कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करें, देखें क्या आता है भाई। मैं करूँ, इम्तिहान चल रहे हैं यार, आप लोग करें। चले भाई मैं कर दूँ जल्दी से। 10 एक्सपोनेंट -6 मल्टीप्लाई बाई 10 एक्सपोनेंट 3 कितना आ गया भाई, 1/10। उसको SD कर दें, 0.1 यानी सेकंड ऑप्शन। द नंबर ऑफ लाइंस, ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का सवाल आ गया। नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो ये होती हैं N इज़ इक्वल टू 1/D। अब ये D जो है ना 4000, इससे डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4000, 1 डिवाइडेड बाई 4000। मेरे कैलकुलेटर को कुछ हो गया भाई, जल्दी चल जा। नहीं चले, 1 डिवाइड बाई 4000 करके देख लीजिएगा, मैंने किया हुआ इसको। 1 डिवाइड बाई 4000 से आएगा ये 2.5 एक्सपोनेंट -4 मीटर। सही है, आप खुद कैलकुलेटर चला लीजिएगा। इफ़ मास एंड स्पीड बोथ आर डबल्ड, काइनेटिक एनर्जी जो है वो होती है ½ mv²।
अब अगर m को डबल करेंगे और v को भी डबल करेंगे तो v पे डबल का मतलब होगा स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8। अच्छा ये इंटरेस्टिंग MCQ है, इसको रटिएगा नहीं। कभी वो कहते हैं मास डबल कर दें वेलोसिटी हाफ, कभी कहते हैं वेलोसिटी डबल कर दें मास हाफ, तो आप बस इस mv स्क्वायर के अंदर रखिएगा, इस हाफ को मत छेड़िएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। m मास डबल वेलोसिटी डबल इस सवाल में, तो डबल का स्क्वायर 4 हो गया, 4 2 ज़ा 8 हो गया। लेकिन अब वो बोलता मास डबल वेलोसिटी हाफ, तो 4 अपॉन में चला जाता, ऑप्शन 1/2 आ जाता। सही है। द डायमेंशन ऑफ पावर, चैप्टर नंबर 1, पावर होती है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का होता था ml स्क्वायर t-2, और अब इसमें टाइम का होता है t, तो t ऊपर जाके -1 हो जाएगा, -3 ml स्क्वायर t-3। सही है। मैंने देखिए समझा भी दी, लेकिन आप लोग इसको रटना चाह रहे हैं तो ना रटें भाई, क्योंकि ये MCQs प्रैक्टिस की चीज़ होती है, ज़रूरी नहीं है कि वर्ड टू वर्ड यहीं आए। ठीक है जी। सेक्शन बी और सी भी मैं करा रहा हूँ, जल्दी जल्दी जाइएगा नहीं भाई। आप लोग चले जाते हैं, मेरा जो है फिर वो दिल ख़राब हो जाता है कि मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूँ क्या। सेक्शन बी सी में देख लेते हैं क्या दिया इन्होंने, कुछ नया दिया होगा तो मैं करा दूंगा, पुराना जो है उस पर सिर्फ टिक लगाऊंगा कि सर के इंपॉर्टेंट लग रहे हैं कि नहीं। पहला तो न्यूमेरिकल है भाई, न्यूमेरिकल जल्दी से मैं आपके लिए लाया हूँ, देख लें। न्यूमेरिकल है ये, ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है बी वेक्टर का और a माइनस बी यानी डिफरेंस का, और a डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट, और a प्लस बी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। आपको बस ये फार्मूला याद होना चाहिए डिफरेंस का, और अगर सही बात बोलूँ तो ये उसका फार्मूला है मैथ्स का। बताऊँ मैथ्स का फार्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। याद आया? हाँ बोले। अब बस इस देखें स्क्वायर हटेगा रूट आ जाएगा, ये देखें a माइनस बी रूट में आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। बस ये ध्यान रखना है कि वेक्टर की स्टडी कर रहे हैं तो a डॉट बी, और इसी तरह जब प्लस का लगाएंगे तो a डॉट बी में बीच में प्लस आ जाएगा, यानी a माइनस बी के फॉर्मूले में माइनस होता है, a प्लस वाले के अंदर यहाँ पे प्लस होता है। अब ये अगर आपको पता हो तो ये मत बहस करेंगे भाई बुक में तो नहीं है ये, बुक में डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का टॉपिक है ना, तो ये अच्छा न्यूमेरिकल है, प्रैक्टिस करें। अब a माइनस बी गिवन है 4 रख दें, a और b का मैग्नीट्यूड 3 और 2 गिवन है वो रख दें, वर्टिकल बनाइएगा इम्तिहान में डाटा। अब कैलकुलेटर चलाएं, 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर रूट करें ताकि रूट से बाहर आ जाए a डॉट बी, फिर जो है 13 उधर जाके माइनस प्लस करें इधर डिवाइड में, तो आपका आंसर 3/2, या डिवाइड कर देंगे तो 1.5 आ जाएगा माइनस का। अब ये जो है ये सेकंड पार्ट के लिए डाटा बन जाएगा, क्योंकि a प्लस बी में हमें a डॉट बी चाहिए, ये a डॉट बी जो आया है वो इस्तेमाल होगा, वरना अगर हम पहले ये फार्मूला लगा देंगे 2 अननोन हो जाएंगे और आ नहीं सकता। अब इसके अंदर ये 2 2 कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 13 माइनस 3 10। यूनिट्स लगाना ऑप्शनल है कि लेंथ ऑफ वेक्टर इज़ एनी अप्रोप्रिएट यूनिट। सही है जी। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो डॉट का मतलब है कि ये बुक का न्यूमेरिकल नहीं है, और ए का मतलब है कि आदम जी के मैंने प्रीलियम पेपर में ये करवाया है तो दोबारा से नहीं कराऊंगा। अब आदम जी में जाके ये पेपर का न्यूमेरिकल देख लिया, यानी रिपीट, यानी कुछ कॉलेजों के कॉमन आ जाते हैं, वो प्रैक्टिस में अच्छा हो जाता है। टी जहाँ लिखा है वहाँ पे थ्योरी है, आई जहाँ लिखा है ना ये ITQ है। ITQ अटैम्प्ट करना है तो ज़रा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि ITQ मतलब होता है इनडायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, यानी लॉजिकल या रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं। फिजिक्स में कम आते हैं, लेकिन अगर एक या आधा आएगा तो आप चॉइस में छोड़ दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि हमें 9 पार्ट करने हैं 14 में से। अच्छा ये वाला जो प्रूव है a क्रॉस b का स्क्वायर, ज़बानी बताया तो इसका हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका फॉर्मूला खुल गया, प्लस a डॉट बी का स्क्वायर का मतलब होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला खुल गया, क्योंकि a क्रॉस b होता है a बी साइन थीटा, a डॉट बी होता है a बी कॉस थीटा। अब अगर आपको मैथ्स आती है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लें ऐसे, और ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जो कि क्या होता है बच्चों, मशहूर ज़माना 1। प्रूव हो गया, समझे। प्रेजेंटेशन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और चलाते रहेंगे, इक्वल टू RHS आ जाएगा, हैंस प्रूव लिख देंगे आखिर में। ठीक है। अब मार्टर शेल, ये वाला सवाल आदम जी में आया हुआ है, बुक में भी है, लेकिन बुक में सिर्फ एंगल पूछ रहा है, इसमें मिनिमम टाइम पूछ रहा है। मिनिमम टाइम वाले के लिए आप आदम जी का पेपर देख लीजिएगा, उसमें मैंने कराया हुआ है। बस ज़बानी बता दूँ, मिनिमम टाइम के लिए छोटा वाला एंगल रखते हैं, मैक्सिमम टाइम के लिए बड़ा वाला। डायमीटर ऑफ 10 न्यूटन रिंग, ये तो बिल्कुल सेम आदम जी के पेपर के बराबर है, लेकिन ख्याल है न्यूटन रिंग का लग रहा है बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाएगा, क्योंकि
मॉडल पेपर में भी न्यूटन रिंग दे रहा है और 3 कॉलेज जो अभी तक मैंने करा उसमें 2 में आए हुए, ये तीसरा है, तीसरे में भी आ गया। तो ये न्यूटन रिंग के प्रैक्टिस अच्छा कर लें। वुडन ब्लॉक वाला न्यूमेरिकल, यानी 8 न्यूमेरिकल्स आएंगे ही आएंगे, बहुत अच्छे से तैयारी करें न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। वुडन ब्लॉक वाला ये जो है चैप्टर नंबर 3 में है, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है। चैप्टर नंबर 1 का अनसर्टेनिटी का न्यूमेरिकल आ गया, करना चाहें तो कर लीजिएगा, और भी लगा दिए बोर्ड में, और लगने की उम्मीद कम है। अच्छा, ये ITQ है, ITQ को मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, कोई अपने तौर पे करना चाहे तो, मैंने सिर्फ ये मदद कर दी है। अच्छा नहीं, ये ITQ नहीं है भाई, सॉरी, ये तो थ्योरी है, T है, इस पर T लिखा हुआ है, ये थ्योरी है चैप्टर 1 की। ये डायमेंशनल एनालिसिस, ये तो भाई इंपॉर्टेंट है, ये मैंने इंपॉर्टेंट निकाला हुआ है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, सर्किल नहीं है यहाँ पे, भूलिएगा नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये है आपका ITQ, देखें I लिखा हुआ है ना। इसी तरह अगला जो है स्विमर वाला, ये भी ITQ है, चैप्टर 4 और 6 का। स्मॉल स्फेयर एक न्यूमेरिकल है कि जिसमें स्फेयर जो है वो पेंडुलम की तरह झूल रहा है ऐसे, यानी यहाँ पे अगर ये ज़मीन है तो ये पेंडुलम की तरह ये स्फेयर झूल रहा है इस तरह, यानी जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुँचता है ज़मीन से, ग्राउंड से, तो 1.75 मीटर बुलंदी पर होता है, और जब अपनी लोएस्ट पॉइंट पर होता है तो ये 0.75 मीटर की बुलंदी पर होता है। अब वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम स्पीड इसकी बताएं, मैक्सिमम स्पीड बताएं और मैक्सिमम मोमेंटम। तो अभी जो हमने एक MCQ की थी, मैक्सिमम स्पीड मोमेंटम उसी वक्त होगा जब ये अपनी मीन पोजीशन से गुजरेगा। तो इसमें अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगेगा, क्योंकि स्पीड नीचे जाने में उसकी तेज़ होगी, तो इसका मतलब है कि इसकी काइनेटिक बढ़ेगी, पोटेंशियल लॉस होगी, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसमें जो नेट डिफरेंस हाइट का आएगा ना, वो पोटेंशियल एनर्जी निकल पाएगा। मास दिया हुआ इसको ग्राम से किलोग्राम बना लें 1000 से डिवाइड करके। पहली हाइट 1.75 जो मैक्सिमम हाइट दी हुई है उसको H1 नाम दे दें, या आप पर है कि H1 H2 दे दें। मैंने पहले की वजह से H1 लिख दिया है, दूसरे की वजह से H2 लिख दिया है। अब मैक्सिमम स्पीड को V मैक्स लिख दिया है और मैक्सिमम मोमेंटम को P मैक्स लिख दिया है। P पावर नहीं है भाई, होता है P से पावर भी, P से प्रेशर भी, आपको समझना है कि यहाँ पे P मोमेंटम है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है भाई, कि वन फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू अदर फॉर्म ऑफ गेन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक गेन हो रही है क्योंकि वो स्पीड पकड़ रहा है। तो अब यहाँ पे हाफ mv², यहाँ पे लॉस इन काइनेटिक लॉस इन पोटेंशियल हाइट डिफरेंस की वजह से आएगी। तो mg कॉमन ले ले तो h1 माइनस h2। अच्छा, आप यहाँ पे m रख के कैंसिल कीजिएगा क्योंकि m उसने गिवन किया है, वरना एक बच्चा कहेगा यार m काट दो, तो ये आपके पास ऑप्शन है, लेकिन m की वैल्यू रख के कैंसिल करें, ये बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। h1 h2 को माइनस कर दें, आप 1/2 को उधर ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई, और फिर जो आए उसका रूट ले लें, क्योंकि v मैक्स पे स्क्वायर आया हुआ है हाफ mv²। तो रूट लेके जो आएगा वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा कि उस स्फेयर की स्पीड क्या है, ठीक है। मोमेंटम भी एकदम बच्चों की तरह आ जाएगा, कैसे कि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब जो पीछे वेलोसिटी मैक्स आई है, स्पीड मैक्स आई है, उसी से मोमेंटम मैक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे मास की वैल्यू की ज़रूरत पड़ रही है, रखी, किलोग्राम बना के जो कन्वर्ट होगी वो रखिएगा, भूलिएगा नहीं। कन्वर्जन बहुत ध्यान से कीजिएगा फिजिक्स के पेपर में, क्योंकि कन्वर्जन नहीं किया और कर दिया तो जहाँ मेरी वीडियो आपने देखी है कि जहाँ सर ने कहा कि ऑप्शनल है वहाँ बस ना करें, इस तरह के क्वेश्चन में मस्ट है, ऐसा यूनिट चलेगा। तो ये आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसके एक और यूनिट भी होते हैं न्यूटन सेकंड, बेहतर है कि ऊपर वाला लिख दें किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज़ द मैक्सिमम मोमेंटम। आगे बढ़े भाई जल्दी जल्दी। उसके बाद जो है उसने EMF दिया है, ये मैंने इंपॉर्टेंट नहीं निकाले, नो टेंशन। वर्क एनर्जी इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाली हुई है मैंने। फिर इन्होंने एक ITQ दे दिया, मैं इसको प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, डॉपलर इफेक्ट का न्यूमेरिकल इन्होंने बदल के दिया, अभी मैं दिखा देता हूँ। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट निकाला हुआ इन्होंने, सही है, सेक्शन सी देख लेंगे अभी हम। उसमें वो कह रहे हैं कि एक गाड़ी है, एम्बुलेंस है सॉरी, जो फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज एमिट कर रही है और एक स्टेशनरी लिसनर की तरफ जा रही है। अब आपको पहले केस पकड़ना है कि ये सोर्स ऑफ साउंड मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर और ऑब्जर्वर, यानी केस 1 बना। इफ़ द लिसनर डिटेक्ट्स अ फ्रीक्वेंसी, ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हो गई, तो कह रहे स्पीड ऑफ एम्बुलेंस बताएं, और स्पीड ऑफ साउंड एयर में हमारे 340 मीटर पर सेकंड होती है 0 डिग्री C यानी स्टैंडर्ड कंडीशन पर। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, काइंडली देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये न्यूमेरिकल देख रहे हैं कितने छोटे छोटे हैं। ये मत दिमाग में माइंडसेट बनाएं कि बुक का नहीं है,
आपको अगर थ्योरी फार्मूले पता है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में। जितने अच्छे न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करेंगे उतने अच्छे इंप्रेशन से मार्क्स आएंगे। थ्योरी में तो पसंद नापसंद पे आ जाता है टीचर के कि भाई राइटिंग अच्छी नहीं है, नोट्स अच्छे नहीं है, हेडिंग नहीं डाली है, मर्ज़ी आपकी, मैं मशवरा दे दिया। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एस आप F1 लिख सकते हैं। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो सुन रहा है डिटेक्ट कर उसको L फॉर लिसनर, S फॉर सोर्स। स्पीड ऑफ साउंड V हो गई। स्पीड ऑफ एम्बुलेंस, क्योंकि एम्बुलेंस सोर्स है, S लिख दिया। अब आपको बस ये पता हो कि टूवर्ड्स के फॉर्मूले में माइनस आता है, यानी सोर्स चल रही है स्पीड के साथ, और ऑब्जर्वर जो है लिसनर है वो रुका हुआ है, ठीक है। तो ये वाला केस बना टूवर्ड्स का, तो इसमें माइनस आता है। ऑब्जर्वर चल रहा होता है ना तो उसमें टूवर्ड्स में प्लस आता है और ऊपर प्लस होता है न्यूमरेटर में। अब हमें जो चाहिए वो ब्रैकेट में फंसा हुआ है, इसको हम फार्मूला मेकिंग करेंगे। सरजवाद को आप जानते हैं, VFS को डिवाइड में ले गए, ब्रैकेट अलग हो गया, वैल्यूज़ रखी इतिहास से, अपेरेंट को और उल्टा मत रख दीजिएगा, सही है। 1 पॉइंट। अच्छा, चेकिंग ये होती है कि अगर टूवर्ड्स होगा ना तो देखिए 1 से बड़ा हो गया, अगर अवे होता तो ये पॉइंट में आ जाता, टूवर्ड्स में ज़्यादा, अवे में कम। थ्योरी भी होगी, डॉपलर इफेक्ट की थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट ओपन मल्टीप्लाई में करें, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे अब मल्टीप्लाई, फिर गिनतियों को एक तरफ करें, उधर जाके वो माइनस हो गया 340, वो उधर जाके प्लस हो गया 1052, माइनस करके डिवाइड में ले गए। एक अच्छी रफ्तार से एम्बुलेंस चल रही है, लग रहा है इसमें कोई मरीज़ नहीं है, वरना दौड़ा रहा होता वो 25-24 आती। लेकिन अल्लाह ताला सबको अपने जो है सेहत और आफियत के साथ रखे। जाइएगा नहीं भाई, सेक्शन सी देख लें कि सर जवाब के इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला की ज़ात से कि बोर्ड एग्जाम में भी लग जाएं। एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कंपोनेंट मेथड आगे चैप्टर 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाला हुआ है। एंगुलर मोमेंटम मैंने निकाला तो इंपॉर्टेंट, लेकिन उन्होंने सेक्शन सी में क्यों दे दिया, इसको बी में आना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट निकाला हुआ है मैंने। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की देखें कंडीशन साथ जोड़ी है। काफ़ी सारे लोग बस यहाँ डबल स्लिट कर लो, देखें कुछ चीज़ें लग के आएंगी, 1-2 नंबर की, उस साइड में कर लीजिएगा, वरना 1-1 नंबर ख़राब हो जाएगा सेक्शन सी का। इलास्टिक कोलिजन देखें, डेफिनेशन के आगे आपकी पसंद की चीज़ आ रही है डेरिवेशन, तो डेफिनेशन भी करके जाएँ। देखें कंडीशन ऑफ एसएचएम, देख रहे हैं हर सवाल में कुछ जोड़ रहा है। फिर उसके बाद जो है देखें प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल, मैं डबल टिक तो लगा रहा हूँ कि मैंने इंपॉर्टेंट निकाले हुए, लेकिन आप देख रहे हैं 1-1 नंबर की डेफिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट निकाली हुई मैंने, इसको प्रैक्टिस में लाएँ। देखें इंटेंसिटी डाइपोल की डेफिनेशन, फिर आपका पसंदीदा इलेक्ट्रिक डाइपोल का सवाल, उसके बाद देखें स्टैंडिंग स्टेशनरी वेव्स की डेफिनेशन, फिर हाउ दे आर जनरेटेड 2 नंबर, उसके बाद वो 1 लूप 2 लूप दे रहा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और ओवरटोन। कुछ समझे मेरी बात कि डिफाइन सेक्शन सी में जुड़ेगा फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में तो आप लोग देख चुके हैं कि क्या हुआ, सही है। कोशिश करूँगा मैं ये PDF इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। अपना और सबका, ख़ास करके वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। नमाज़ों का एहतमाम करें पाबंदी के साथ, और सर जवाद की दुआओं के लिए दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।